मेरा नाम अनुष्का है। मेरी उम्र 20 साल है और मैं छत्तीसगढ़ में रहती हूँ। मुझे हमेशा ऐसा लगता था कि कुछ न कुछ अजीब चल रहा है, भले ही सब कुछ सामान्य दिखता हो। इस सोच विचार में मेरा सिर दर्द से फटा जा रहा था। मुझे ऐसा लगने लगा था कि अगर मैं एक और दिन भी इस आदमी के साथ बिताती हूँ तो पागल हो जाऊंगी। कभी मुझे लगता था कि मैं पागल हूँ, तो कभी लगता था कि मेरा पति ही पागल है। समझ नहीं पा रही थी कि हम दोनों में से कौन सही है और कौन नहीं। मेरी जिंदगी में एक फिटकरी थी जो मेरी सबसे बड़ी परेशानी बन चुकी थी। कोई सोच भी नहीं सकता था कि एक छोटी सी सफेद फिटकरी मेरी जिंदगी को इस कदर मुश्किल बना देगी। रोज मेरा पति एक नई फिटकरी घर लाता और उसे ऐसे संभाल कर रखता जैसे वह कोई कीमती चीज हो। हर 10 मिनट में आकर चेक करता कि फिटकरी सही है या नहीं, कहीं किसी ने उसे चुरा तो नहीं लिया या कुछ गिरकर उसे खराब तो नहीं कर दिया। शादी के बाद जब मैं नई नवेली दुल्हन बनकर इस घर में आई थी, तब भी मेरे पति के हाथ में वही फिटकरी थी। वह मुझसे कुछ बातें करके बाथरूम में चला गया था और 3 घंटे बाद बाहर आया। मैं इंतजार करते करते सो गई थी क्योंकि दुल्हन बनने की थकान थी। सुबह जब मेरी आंख खुली तो वह बिस्तर पर नहीं था। मैंने देखा कि वह बाथरूम से निकल रहा था और उसके हाथ में वही फिटकरी थी। वह अक्सर बाथरूम में बहुत देर तक रहता और बाहर आकर कहता, सारी कमी पूरी हो गई है, जिससे मैं शर्मिंदा हो जाती। मुझे समझ नहीं आता था कि वह किस कमी की बात कर रहा था। मेरी शादी को 3 महीने हो चुके थे, लेकिन फिटकरी की कहानी खत्म होने का नाम नहीं ले रही थी। वह बार बार बाथरूम में जाता और हर बार फिटकरी उसके हाथ में ही होती। बाथरूम से पानी गिरने की आवाज आती रहती और जब वह खुश होकर बाहर आता तो मैं उलझन में पड़ जाती थी। एक रात मैंने बाथरूम की खिड़की से झांकने का फैसला किया और जो मैंने देखा उसने मेरे होश उड़ा दिए। मेरे माता पिता मुझे बहुत प्यार करते थे क्योंकि मैं उनकी सबसे प्यारी बेटी थी। मैं अपने सब भाई बहनों में सबसे छोटी थी, इसलिए मुझे सबका बहुत प्यार मिला था। बचपन में मैं बीमार रहती थी और मेरे माता पिता ने मेरे लिए भगवान से प्रार्थना कर करके मेरी जिंदगी की भीख मांगी थी। लेकिन मेरे माता पिता को यह नहीं पता था कि उनकी जिंदगी इतनी जल्दी खत्म हो जाएगी और उनकी सबसे प्यारी बेटी अनाथ हो जाएगी। अगर उन्हें यह पता होता तो शायद वे मुझे बचपन में नहीं बचाते। मेरी फैमिली में मेरे बड़े भाई और एक बड़ी बहन भी थे। हम सभी एक पिकनिक के लिए जा रहे थे, तभी रास्ते में हमारी गाड़ी का भयानक एक्सीडेंट हो गया। मेरे माता पिता और भाई बहन की मौके पर ही मौत हो गई, लेकिन शायद भगवान को मुझे जिंदगी देनी थी, इसलिए मैं बच गई। मुझे मामूली चोटें आईं, लेकिन मेरी जान बच गई। लोग हैरान थे कि मैं कैसे बच गई। कहते हैं, जिसकी जिंदगी भगवान ने लिखी हो उसे कोई नहीं मार सकता। कुछ लोग मेरे लिए अफसोस कर रहे थे कि मैं अपने माता पिता के बिना इस दुनिया में कैसे रहूंगी। वे कहते थे, अच्छा होता कि मैं भी अपनी फैमिली के साथ ही इस दुनिया से चली जाती। लोग सोच रहे थे कि एक लड़की अनाथ होकर कैसे जिंदगी गुजारेगी और कौन उसकी परवरिश करेगा। मेरी पूरी फैमिली खत्म हो चुकी थी और मैं अकेली रह गई थी क्योंकि मेरे पिता के सौतेले भाई ने मुझे अपने घर में जगह दी थी। मेरी माँ के रिश्तेदार तो डर की वजह से कभी हमारे घर पर अफसोस करने भी नहीं आए। मैं अपने चाचा चाची के घर में रहने लगी थी और उनकी बेटियों के पुराने कपड़े पहनकर और उनका बचा हुआ खाना खाकर अपना गुजारा कर रही थी। वे लोग मुझे बहुत ताने भी देते थे। उन तानों को सुनते सुनते ही मैं जवान हो गई थी। इस तरह समय बीतता गया और मेरी शादी की उम्र हो गई। मेरे लिए कई रिश्ते आने लगे। रिश्ते आते ही मेरी चाची परेशान हो जाती थीं। उन्होंने मुझसे जान छुड़ाने के लिए मेरी शादी एक ऐसे इंसान से कर दी जिसे मैं जानती तक नहीं थी। मैंने सोचा कि चाची के घर पर नौकरानी की तरह काम करने से बेहतर होगा कि मैं अपने पति के घर जाकर उसकी सेवा करूं। जब मैंने अपने होने वाले पति को देखा तो वह काफी हैंडसम और स्मार्ट था, इसलिए मैं निश्चिंत हो गई। मुझे सुनने में आया कि उनके पास अपना घर भी है, जिससे मैं और खुश हो गई। चाची ने अपनी जान छुड़ाने के लिए मेरी शादी जल्दबाजी में कर दी थी, क्योंकि मैं बहुत खूबसूरत थी
और उनकी बेटियां मुझसे कम खूबसूरत थीं। इसलिए चाची जन की वजह से मुझे जल्दी से जल्दी विदा करना चाहती थी, ताकि उनकी बेटियों के लिए रास्ता साफ हो सके। विदाई के समय चाची ने मुझसे कहा कि मुझे ससुराल में ही रहना है। शादी को 1 महीना पूरा होते ही सास ने पोता पोती की उम्मीदें लगानी शुरू कर दी। उन्हें यह नहीं पता था कि 1 महीने में उनके बेटे ने मुझे छुआ तक नहीं था। उनका बेटा जाने किन हरकतों में बिजी रहता था, और मैं शर्म की वजह से यह बात किसी से कह भी नहीं सकती थी। 1 महीने बाद जब मैं चाची से मिलने उनके घर पर गई, तो चाची मुझे देखकर परेशान हो गईं और मुझसे सवाल किया कि क्या मैं अपना घर छोड़कर तो नहीं आई हूं। चाची के सवाल पर मैंने हैरत से उनकी तरफ देखा। विदाई के समय भी उनका यही व्यवहार था और अब भी वे अजीब बातें कर रही थीं। मैंने कहा कि नहीं, मैं तो सिर्फ आपसे मिलने आई हूं। यह सुनकर मुझे बहुत दुख हुआ। मैंने सारा बचपन और लड़कपन इस घर में गुजारा था। मुझे इस घर से बहुत लगाव था। क्या मेरा इतना भी हक नहीं था कि मैं अपने चाचा चाची से मिलने आ सकूं? मैं उदास होकर वापस ससुराल आ गई और देखा कि मेरा पति फिटकरी उठाकर बाथरूम में जा रहा था। मेरे पति को तो मैं कभी दिखाई ही नहीं देती थी। इस घर में मेरे लिए कोई खास महत्व नहीं था। वह अपनी पत्नी से ज्यादा फिटकरी से मोहब्बत करता था। कभी कभी तो मैं सोचती थी कि खामोशी से रहूं और अपने गुस्से को कंट्रोल करूं और इसे अपनी किस्मत में लिखा हुआ मानकर समझौता कर लूं। फिर अगले ही पल सोचती कि मुझे अपने पति का सारा सच दुनिया के सामने लाना चाहिए, मगर ऐसा मैं सिर्फ अपने सपनों में ही कर सकती थी। हकीकत में मैं परेशान होती रही। अब मैंने खुद को घर के कामों में बिजी रखना शुरू कर दिया था। सारा ध्यान कपड़े धोने, खाना बनाने और घर की सफाई करने में लगा रहती थी। मैं चाची के घर में भी नौकरानी थी और ससुराल में आकर भी नौकरानी बन गई थी। फिर मैंने सोचा कि आखिर कब तक इस तरह की जिंदगी गुजारूंगी। मुझे अपने पति से बात करनी ही होगी। एक दिन मैंने अपने पति को बताया कि उनकी माँ मुझसे पोता पोती की उम्मीद करती हैं। यह सुनकर जैसे मेरे पति को करंट लग गया। उन्होंने तुरंत कहा कि अभी ऐसा कुछ भी नहीं हो सकता और यह मुमकिन नहीं है। इतना कहकर वे कमरे से बाहर चले गए। मैं अपना सिर पकड़कर बैठ गई, क्योंकि मुझे पहले से ही अंदेशा था और अब मुझे यकीन हो गया कि मेरे पति में मर्दानगी की कमी है। वह फिटकरी का बहाना बनाकर रात में बाथरूम में जाता है और मेरे सो जाने का इंतजार करता है। जब मैं सो जाती हूं तो वह बाहर आता है। कोई मर्द अपनी नई नवेली दुल्हन को छोड़कर इस तरह बाथरूम में बंद नहीं रहता। मैंने सोचा कि अब मुझे सच्चाई का पता लगाना ही होगा और इसे सबके सामने लाना होगा। एक रात मैंने सोने का नाटक किया और देखा कि मेरा पति रात में क्या करता है। मैंने कहा कि मुझे बहुत नींद आ रही है और सिरदर्द से मेरा हाल बुरा हो रहा है, इसलिए वे मुझे न जगाएं। मेरी बात सुनकर पति के चेहरे पर एक अजीब सी मुस्कान आ गई, जैसे उन्हें मेरे जल्दी सोने का इंतजार हो। उन्होंने कहा कि ठीक है, तुम जल्दी से सो जाओ, मैं तुम्हें बिल्कुल भी डिस्टर्ब नहीं करूंगा। उन्होंने कमरे की लाइट बंद कर दी और बाहर चले गए। मुझे सच में जल्दी नींद आ जाती थी, क्योंकि मैं दिन भर काम करती थी और थकान से चूर होकर जल्दी सो जाती थी। लेकिन आज मैं पूरी कोशिश कर रही थी कि जागती रहूं, लेकिन नींद पर मेरा बस नहीं था। अगले दिन मैंने सोचा कि दिन में ही जब मेरा पति घर पर था तो मैंने उनसे कहा कि मेरी तबीयत ठीक नहीं है और मैं सोना चाहती हूं। उन्होंने मुझसे कहा कि हाँ ठीक है, घर का काम कोई और कर लेगा, तुम आराम से सो जाओ। मुझे लगा कि शायद मैं प्रेग्नेंट हूं और मेरी तबीयत ठीक नहीं है, इसलिए मैं आराम कर रही हूं। मेरी सास ने भी मुझे किसी काम के लिए नहीं कहा था, वरना मुझे तो आराम करने का मौका ही नहीं मिलता था। मैंने दिन में ही अच्छी तरह से सो लिया ताकि रात को जाग सकूं। रात को मैं लगभग 1 घंटे तक अपने पति का इंतजार करती रही। 1 घंटे के बाद जब मेरे पति कमरे में आए तो मैंने ऐसे दिखाया जैसे मैं गहरी नींद में हूं। मैंने देखा कि वे वही फिटकरी वाला थैला लेकर बाथरूम में चले गए। जैसे ही उन्होंने बाथरूम का दरवाज़ा बंद किया, मैं तुरंत उठ गई। मुझे डर नहीं था कि वे बाहर आएंगे, क्योंकि मुझे पता था कि वे काफ़ी देर तक बाहर नहीं आने वाले। मैं घर के पिछले हिस्से की तरफ जाने लगी, जहां बाथरूम की खिड़की थी, लेकिन खिड़की बहुत ऊंचाई पर थी। मैं अंदर नहीं देख सकती थी,
क्योंकि खिड़की की ऊंचाई के हिसाब से मेरा कद छोटा था। लेकिन मैं जल्दी से एक चेयर लेकर आई और उस पर खड़ी हो गई। उस समय रात के 2 बजे थे और घर के सारे लोग सो चुके थे। किसी की भी मुझ पर नजर नहीं पड़ सकती थी। फिर भी मुझे बहुत डर लग रहा था और डर की वजह से मेरा शरीर कांप रहा था। मैंने चेयर उठाकर खिड़की के करीब लाकर खड़ा किया और अंदर देखने की कोशिश की। मेरे पैर कांपने की वजह से मुझे लग रहा था कि मैं ठीक से खड़ी नहीं रह पाऊंगी और गिर जाऊंगी। मैंने खुद को हिम्मत दी और चेयर पर खड़ी हो गई। लेकिन जैसे ही मैंने बाथरूम की खिड़की से अंदर झांका, जो देखा उससे मेरी आंखों के सामने अंधेरा छा गया। मैं चेयर से गिरते गिरते बची। मेरा पति आखिर किस तरह का काम कर रहा था? फिटकरी के साथ ये सब क्या हो रहा था? बड़ी मुश्किल से मैंने खुद को संभाला और वापस अपने कमरे में चली आई। कमरे में आते ही मेरी आंखों में आंसू आ गए और मैं फूट फूट कर रोने लगी। मुझे अपनी किस्मत पर रोना आ रहा था, क्योंकि आज मेरे पति की असलियत मेरे सामने आ गई थी। अब मुझे समझ आ गया था कि मेरा पति मुझसे दूर क्यों रहता था। मुझे यकीन हो गया था कि मेरी चाची मेरे पति की असलियत जानती थी, इसलिए उन्होंने जानबूझकर मुझे इस नर्क में धकेला था, वरना मेरे लिए रिश्तों की कोई कमी नहीं थी। मैं खूबसूरत थी, इसलिए लोग मुझे देखते ही पसंद कर लेते थे, और चाची को डर था कि कहीं मुझे उनकी बेटियों से ज्यादा अच्छा रिश्ता न मिल जाए, इसलिए उन्होंने मेरी शादी इस आदमी से करवा दी थी। मैंने तय कर लिया था कि मैं कभी भी अपनी चाची को माफ नहीं करूंगी। उन्हें मरने के बाद भगवान के सामने जवाब देना ही पड़ेगा। मैं यह भी जान गई थी कि मेरी सास और ससुराल के लोग मेरे पति की इस हरकत के बारे में नहीं जानते थे, क्योंकि वे अपनी अपनी जिंदगी में व्यस्त थे। किसी को इतनी फुर्सत नहीं थी कि वे किसी की जिंदगी में झांक कर देखें कि वह क्या कर रहा है। बस यही वजह थी कि आज तक मेरे पति पर किसी ने नजर नहीं रखी थी। उन्होंने मेरी शादी करवाना अपना कर्तव्य समझा और ऐसे इंसान से मेरी शादी करवा दी जिससे मेरी जिंदगी बर्बाद हो गई। ज्यादातर पेरेंट्स को लगता है कि वे अपनी औलाद की शादी करवाने के बाद अपनी सारी जिम्मेदारियों से मुक्त हो जाते हैं, बिना यह जाने कि उनका बेटा शादी करने लायक है या नहीं। बस किसी भी लड़की से अपने बेटे की शादी कर देते हैं, जिससे उस मासूम लड़की की जिंदगी बर्बाद हो जाती है। लड़का अपनी बदनामी के डर से किसी को नहीं बताता कि उसे क्या परेशानी है और वह शादी करने लायक नहीं है। इसी वजह से मुझ जैसी मासूम लड़कियां दर-दर की ठोकरें खाती रहती हैं। मैं उस टाइप की लड़की नहीं थी जो चुप रहती। मुझे चुप रहकर कोई इनाम नहीं मिलने वाला था, बल्कि मेरे ससुराल वाले सारी उम्र मुझे बच्चे न होने के ताने देते रहते। मैं सोचती रही कि अब क्या करूं और कहाँ जाऊं। मेरे पास सर छुपाने की कोई दूसरी जगह भी नहीं थी, और चाचा के घर में चाची ने भी मुझे वहां जाने से मना कर दिया था। मैंने तय कर लिया था कि मैं खामोश नहीं रहूंगी। मैंने बहुत सहन कर लिया था, लेकिन अब और नहीं। मेरे आगे पीछे कोई नहीं था, तो इसका मतलब यह नहीं कि मेरा पति मुझे धोखे में रखे और मैं सहती रहूं। मैं इंतजार कर रही थी कि मेरा पति बाथरूम से बाहर आए। बहुत देर बाद जब वह बाहर आया और मुझे जागता हुआ देखा, तो वह चौंक गया। मैंने गुस्से में अपने पति का गिरेबान पकड़ लिया और चिल्लाते हुए कहा कि आखिर तुमने मेरे साथ ऐसा क्यों किया और सारी सच्चाई मुझसे क्यों छुपाई। मेरे पति अनजान बन गए, जैसे उन्हें कुछ पता ही न हो। उनकी इस हरकत पर मेरा मन हुआ कि मैं उन्हें जान से मार दूं। उन्हें नहीं पता था कि मैं उनकी एक्टिंग को अच्छी तरह समझ चुकी थी। वह मासूम बनने की कोशिश कर रहे थे, लेकिन वह चालाक थे और चालाकी से ही मेरे साथ रह रहे थे। मुझे बिल्कुल समझ नहीं आ रहा था कि आखिर कोई वजह होगी जिसकी वजह से वह मेरे करीब नहीं आते थे, और शायद यही वजह थी कि वह नामर्द थे। लेकिन मेरा पति मुझे यह बात बताने से डर रहे थे कि उनकी इंसल्ट होगी और लोग उनका मजाक बनाएंगे, इसलिए उन्होंने शादी करके सारा इल्जाम अपनी पत्नी पर डालने का सोचा। मेरे दिमाग में बार बार अजीब ख्याल आ रहे थे। अब मेरी शादी को 3 महीने हो गए थे, और इन 3 महीनों में मैं लगातार डिप्रेशन का शिकार हो रही थी। आज जब मैं अपने पति का गिरेबान पकड़कर उनसे सवाल कर रही थी,
तो वह हक्का बक्का होकर मुझे देख रहे थे। जब मेरे पति ने मुझे कोई जवाब नहीं दिया तो मैंने तुरंत अपना सामान पैक करना शुरू कर दिया। मैंने अपने पति से कहा कि तुम्हें शर्म आनी चाहिए, तुम इस तरह का घटिया काम करते हो। मैं तुम जैसे नामर्द आदमी के साथ नहीं रहना चाहती। यही वजह है कि तुम फिटकरी को अपनी जान से भी ज्यादा संभाल कर रखते हो। मेरे पति अभी भी हैरान थे और खामोशी से मेरी बातें सुन रहे थे, लेकिन ऐसा लग रहा था कि वह मेरी बातों को समझ नहीं पा रहे थे। वह उदास लग रहे थे, जैसे उन्हें इस बात का दुख हो कि मैं उनकी सच्चाई जान चुकी हूं। मैंने अपना सामान पैक किया और दरवाजे की ओर बढ़ी। जब मैं घर के मेन गेट तक पहुंचने वाली थी, तभी मेरे पति भागते हुए मेरे पीछे आए और मेरा हाथ पकड़कर जबरदस्ती मुझे अंदर घसीटते हुए कमरे में ले गए। मैंने शोर मचाने की कोशिश की, लेकिन उन्होंने मेरे मुंह पर हाथ रखकर मुझे चुप रहने के लिए कहा। फिर वह मुझे कमरे में ले गए, दरवाज़ा बंद किया और मुझे बेड पर बैठाया। मैं बहुत गुस्से में थी। मैंने दरवाजे की ओर बढ़ने की कोशिश की, लेकिन उन्होंने मुझे फिर से बेड पर बैठा दिया और कहा, ये क्या तमाशा कर रखा है? रात के इस समय कहाँ जाओगी? क्या तुम चाहती हो कि लोग हमारे बारे में बातें करें? बैठो और मेरी बात सुनो। मैंने गुस्से में कहा, तुम क्या सोचते हो कि सच हमेशा छुपा रहेगा? ये दुनिया को जरूर पता चलेगा कि तुम शादी के लायक नहीं हो। मैंने अपने जीवन के साथ तुम्हारे कारण खिलवाड़ सहा है और मैं इसे दुनिया के सामने लाना चाहती हूं। मेरी बात सुनते ही मेरे पति ने गुस्से में मुझे थप्पड़ मार दिया। मैं गिर गई, लेकिन तुरंत उठी और कहा, इस घर में अब और नहीं रह सकती। मैंने जोर जोर से चिल्लाना शुरू कर दिया। मेरे पति ने मुझे शांत रहने को कहा, क्योंकि घर के बाकी लोग सो रहे थे। उन्होंने कहा, तुम्हें गलतफहमी हो गई है, मैं नामर्द नहीं हूं। असल में मुझे एक गंभीर बीमारी है, जिसके कारण एक वैद्य ने मुझे फिटकरी के इस्तेमाल का इलाज बताया था। फिर उन्होंने मुझे बताया कि उन्हें कुछ समय पहले एक बीमारी हुई थी, जिसमें उनके खून में संक्रमण हो गया था। इस वजह से उनके शरीर में खुजली और बदबू होने लगी थी। डॉक्टरों ने बताया कि अगर वह किसी के करीब आते हैं तो ये बीमारी दूसरों को भी लग सकती है, इसलिए वह मुझसे दूरी बनाए रखते थे। फिटकरी के इस्तेमाल से उन्हें थोड़ी राहत मिलती थी, इसलिए वह इसका प्रयोग करते थे। उन्होंने कहा कि वह अपनी बीमारी से बहुत परेशान थे और जब वैद्य ने उन्हें बताया कि वह ठीक हो सकते हैं, तो उन्होंने इस उपचार का पालन किया। लेकिन शादी के बाद वह मुझे कुछ बताने की हिम्मत नहीं जुटा पाए और यही उनकी सबसे बड़ी गलती थी। जब उन्होंने ये सब बताया तो उनकी आंखों में आंसू थे और उनके चेहरे पर सच्चाई साफ नजर आ रही थी। मुझे उनकी बातों पर यकीन आ गया। मैंने कहा, अगर आप मुझे पहले ही सब बता देते तो मैं इतनी परेशान नहीं होती। मुझे आप पर शक हुआ, लेकिन अब मैं समझती हूं। मैं माफी चाहती हूं कि मैंने आपको नहीं समझा और बदतमीजी की। हम दोनों ने एक दूसरे से माफी मांगी और फिर मैंने उन्हें वादा किया कि मैं हमेशा उनके साथ रहूंगी और उनका ख्याल रखूंगी। धीरे धीरे मेरे पति की बीमारी ठीक हो गई और अब हम एक खुशहाल जीवन जी रहे हैं। कभी कभी हम गलत फहमियों में फंस जाते हैं जो हमारे रिश्ते को बर्बाद कर सकती हैं। हमें अपने जीवन साथी को समझने की कोशिश करनी चाहिए और उनकी समस्याओं को समझकर उनका साथ देना चाहिए। मैं भगवान से प्रार्थना करती हूँ कि वह हमें समझने और सही फैसले लेने की शक्ति दें। आज मैं अपने परिवार के साथ बहुत खुश हूँ। हमें अपनी भावनाओं पर नियंत्रण रखना चाहिए और एक दूसरे को समझने की कोशिश करनी चाहिए। अगर आपको हमारी कहानी पसंद आई तो कृपया वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और नोटिफिकेशन बेल को ज़रूर दबाएं ताकि आपको अगली अपडेट सबसे पहले मिले।